आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अंकिता लाल है और मैं आप लोग को एनसीईआरटी बायोलॉजी करा रही हूँ। सबसे पहली बात कि ये क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है एंड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आपके टैकल हो जाएंगे, इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस टैकल हो जाएंगे। तो डबल बेनिफिट वाला ये चैप्टर है। तो इस तरह के जब चैप्टर्स आते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपका 2 सब्जेक्ट कवर हो जाए। डबल बोनांजा, और डबल बोनांजा तो आप जानते ही हो किसको नहीं चाहिए। तो आज हम लोग यही करेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही मज़े से पढ़ेंगे एंड कितनी बड़ी बात है कि हम क्लास 10th के आखिरी चैप्टर में आ गए। क्लास 6 से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो क्लास 10th में एंड हो गई है एंड पूरा एनसीईआरटी कवर हुआ है। एंड आई होप जो भी एनसीईआरटी में बुक्स हैं, चैप्टर्स हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी मैंने सारी कवर करी हैं। कुछ चैप्टर्स बीच में डिलीट हो गए हैं जिनका उतना रेलेवेंस नहीं है, बट डिलीट होने के बावजूद मैंने कोशिश किया इधर उधर की क्लासेस में जो डिलीटेड पार्ट्स हैं उनको किसी न किसी फॉर्म में पढ़ा दूँ, तो आप लोगों का कोई लॉस ना हो। एंड आप लोग प्लीज़ रिविज़न करते रहें। ये चीज़ ख़त्म हो गई। 6 to 10 अगर मास्टर कर लिया आपने तो आपने बायोलॉजी तो मास्टर कर ही ली। थोड़ा थोड़ा इन्वायरमेंट भी इसमें आ जाता है, कुछ कुछ केसेस में केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स कवर हो गए हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। रिविज़न करिए, क्वेश्चंस बनाइए एंड साइंस में तो आपके मार्क्स पक्के होंगे, ये तो हमारी गारंटी है। हमने काफ़ी अच्छे से रिसर्च किया है एंड आई होप आप लोग सारे बायो का पेपर देकर आए एंड आप लोग बोले कि यार मैम ये तो सारा एनसीईआरटी से ही आया है एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि ऐसा कुछ हो। सो गाइज, इट वाज रियली फन टीचिंग यू ऑल एंड आई होप आप लोग से आगे भी मेरी मुलाकात ऐसी होती रहे एंड आप लोग बस रिविज़न करें, अच्छे से पढ़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत बातें कर ली मैंने। मुझे ऐसा अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, बिकॉज़ अल्टीमेटली हमें बायोलॉजी पढ़ना है, चीज़ें देखनी है एंड इंटरैक्शन। जैसे कि आज का चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट इंटरैक्शन, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट। तो कर लिया मैंने इंटरैक्शन, है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज के चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट, विच इज़ चैप्टर नंबर 13, क्लास 10th। ओके, क्लास 10th का है ये तो आप लोग जानते ही हैं। ओके, तो देखो आवर इन्वायरमेंट, अगर अपनी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हमें पढ़ना है इन्वायरमेंट के बारे में। कितनी बार आपने सुना होगा ये शब्द इन्वायरमेंट? अगर हिंदी में देखें तो हमारा पर्यावरण। आपने कितनी बार टेलीविज़न पे उस पर पर्यावरण शब्द सुना होगा कि पर्यावरण का कोई समिट हो रहा है, कोई समस्याएँ हैं, उस पर चर्चा होने वाली है। तो ऐसा क्यों है कि इन्वायरमेंट पे हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, इतनी चर्चा कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही इन्वायरमेंट है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ को उसको हमें संभाल कर संजो कर रखना होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हमारा इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। तो देखो, इन्वायरमेंट की अगर बात करी जाए तो इसमें एक डेफिनेशन दिया है जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, बट मैं आपके लिए सिंपल करना चाहती हूँ। अगर हम लोग इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारा वातावरण, हमारे आसपास की चीज़ें, हमारा पर्यावरण। ये एक नेचुरल कंपोनेंट है। इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये एक नेचुरल कंपोनेंट है, प्राकृतिक है, नेचर के अंदर है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इंटरैक्शन होता है, जैसे अभी हमने किया स्टार्टिंग में। इंटरैक्शन होता है किसके बीच में? बायोटिक एंड एबायोटिक। ये क्या होते हैं बायोटिक और एबायोटिक? ये भी अभी बताऊंगी आप लोगों को नीचे। और फिर क्या होता है, एक तरह से ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और यहाँ पे इंटरैक्शंस होते हैं और इस इंटरैक्शन को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और इससे एक लाइफ क्रिएट होती है। लाइफ में ये सारी चीज़ें हमारी चलती हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। किस चीज़ के लिए डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे? अपनी लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। अपनी लाइफ की प्रोसेसेस कैरी करने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस, और जो भी उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की? रिक्वायरमेंट है जैसे कि खाना, पानी, ऑक्सीजन, शेल्टर। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए जीवन जिंदा रहने के लिए, और ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रदान करता है? हमारा पर्यावरण प्रदान करता है। तो ये चीज़ जो है वो हमारा पर्यावरण करके देता है हमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। ओके,
ये सारी चीज़ें हमारा पर्यावरण करता है, नेचुरल कंपोनेंट है, इंटरैक्शन हो रही है। और यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि द इन्वायरमेंट इज़ टोटली इन टोटलिटी एक्सटर्नल कंडीशंस जो लाइफ को अफेक्ट करती है और किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को। हिंदी में भी कहे तो पर्यावरण जो है वो इसमें ये होता है, परि माने हमारे चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है जिससे हम घिरे हुए हैं, जिस चीज़ से हम चारों ओर घिरे हुए हैं। किस चीज़ से घिरे हैं हम? लाइफ से घिरे हुए हैं, हम प्लांट से, बायोटिक एबायोटिक दोनों चीज़ों से घिरे हुए हैं। अब मैं बताती हूँ आप लोग को बायोटिक एबायोटिक क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो बात हम लोग कर रहे हैं बायोटिक और एबायोटिक की, तो इसका मतलब होता है एक लिविंग कंपोनेंट है, एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है। एक जीवित है और एक निर्जीव है। तो जो बायोटिक कंपोनेंट होती है वो जीवित और पार्ट से बना होता है, और जो एबायोटिक होता है वो निर्जीव होता है। अगर हम लोग इसको कहें तो हम इसको अजैविक भी कहेंगे। ओके, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, इजी रहेगा। एक मिनट। हाँ जी, जीविक या फिर जैविक भी कह सकते हैं। और जो एबायोटिक होता है वो अजैविक है, ठीक है। जैविक और अजैविक, तो उससे के नाम से ही कितना क्लियर हो रहा है, एक जिसमें जीवन है, एक जिसमें जीवन नहीं है। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसके एग्जाम्पल्स। देखो जो जैविक है उनका एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो उसके एग्जाम्पल में आ जाता है आपका ऑटोट्रॉप्स, या फिर ऐसे लिखते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और मैक्रो कंज्यूमर्स। ये भी मैं बताऊंगी क्या होता है। ये चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में और एक्सटेंसिव वे में बताऊंगी, क्योंकि अगर आप कोई और भी एग्जाम दो तो अभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी बहुत वेटेज आ गई है, गिवन द थिंग कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतनी सारी इन्वायरमेंटल समिट्स होती हैं, UNFCCC, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर है, इसको डिटेल में आगे बताऊंगी मैं। एबायोटिक का एग्जांपल मैं देती हूँ। देखो जो अजैविक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, उसके अंदर आपका एग्जांपल हो गया लाइट, रोशनी। आपने देखी है, रोशनी जीवित तो नहीं होती, बट रोशनी की कितनी ज़रूरत है। अगर रोशनी ना हो, सनलाइट ना हो, तो हम कैसे जिएंगे? प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? उसके अलावा आता है फ्रॉस्ट, उसके अलावा आता है स्नो, टेम्परेचर, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहना। बहुत गर्मी, बहुत ठंडी हम नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। और भी ऑर्गेनिज्म, सिर्फ हमारी ही बात नहीं है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह के जो भी गैसेस अवेलेबल हैं, ये सारे एबायोटिक है। अगर ये दोनों होंगे तभी इन्वायरमेंट होगा, एक से नहीं होगा इन्वायरमेंट, ठीक है। आपको पता ही है रोशनी, फ्रॉस्ट का मतलब होता है जो ठंड होती है, स्नो तो आप जानते ही हैं, बर्फ, टेम्परेचर आपको पता है। तो ये सारे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट है। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम की, ठीक है। इकोसिस्टम की बात करेंगे। अब हम लोग इकोसिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं कि देखो एक जो इकोलॉजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस इंटरैक्शन की हम बात कर रहे थे कि इन्वायरमेंट में एक इंटरैक्शन होता है, बात करी थी ना हमने, ये देखो यहाँ पे बात करी थी इंटरैक्शन की। यही इंटरैक्शन इकोसिस्टम में होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में पारितंत्र बोलते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम होता क्या है? तो देखो जो भी इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म साथ में एक जगह रहते हैं, जिसमें नॉन लिविंग और लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट साथ में होते हैं, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। यानी जो हमने ये बायोटिक एबायोटिक की बात करी थी, जब ये साथ में रहेंगे, एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, तो ये कहलाएगा इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग इकोसिस्टम कह रहे हैं। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, मतलब किस तरह से बना होता है आपको मैंने बता दिया कि देखो कुछ जैव घटक होते हैं और कुछ अजैव घटक होते हैं, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की बात हो रही है। यहाँ पे हो गया ये बायोटिक की बात हो रही है और यहाँ पे एबायोटिक की बात हो रही है। तो यही जो कंपोनेंट्स हैं बायोटिक और एबायोटिक, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे। इकोसिस्टम के बारे में जान लिया होता क्या है, बट टाइप भी तो जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग टाइप की बात करेंगे। फिर मैं आप लोगों को डिटेल में बायोटिक बायोटिक बताऊँगी। हाँ जी, ये देखो टाइप्स में अगर हम लोग बात करें तो ब्रॉडली तो दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नाम से ही पता चल रहा है, एक जो नेचुरल है, एक जो हम खुद बना रहे हैं। ओके, मैं आपको ये चीज़ सिंप्लीफाई कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाए। जब हम लोग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये ऐसे होता है कि पहली चीज़, हाँ जी,
तो जब हम टाइप ऑफ इकोसिस्टम की कहते हैं तो ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइडेड है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है, जो कि इसमें मैंने मेंशन भी किया है। नेचुरल के भी दो पार्ट होते हैं। नेचुरल के जो दो पार्ट होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एक्वेटिक, यानी कि एक जो ज़मीन पर है, एक जो पानी में है, ठीक, नाम से काफ़ी पता चल रहा है। टेरेस्ट्रियल के भी 3 टाइप होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इससे क्या होगा, जब ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया क्या क्या हो सकता है जो ज़मीन पे होता है। फॉरेस्ट होता है कि नहीं, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है कि नहीं। एक एग्जाम्पल लेके देती हूँ, एक का देती हूँ, बाकी आप खुद समझ जाओगे। फॉरेस्ट कैसे एक इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट के अंदर पहली बात इन्वायरमेंट में है कि नहीं है, पहली चीज़ टिक हो गई। दूसरी चीज़, इसमें बायोटिक एबायोटिक फैक्टर हैं कि नहीं हैं, जैसे कि पेड़ वगैरह हो गए वो सारे बायोटिक हैं, और सनलाइट जो आ रही है, गर्मी जो आ रहा है फॉरेस्ट में, पानी जो बह रहा है वो क्या है, एबायोटिक है। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट किए तभी फॉरेस्ट बना, ठीक है, ये भी चेक हो गया। उसके अलावा इंटरेक्शन कैसे हैं, तो ये जो सनलाइट है वो प्लांट के साथ मिली, फिर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस करके गैस रिलीज किया, और ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम दैट टू नेचुरल। नेचुरल इसलिए है क्योंकि हमने नहीं क्रिएट किया है, ये खुद क्रिएट हुआ है, किसी और से आर्टिफिशियली नहीं किया है, मैन मेड नहीं है। तो टेरेस्ट्रियल तो हो गया। अब दूसरा है ग्रासलैंड, ये भी एक तरह का इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड आपको पता होगा कि जो, और तीसरा डेजर्ट, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। ग्रासलैंड की जब हम बात करते हैं तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे घास की किसी तरह से यूज़ हुई है, तो बहुत बड़े बड़े घास होते हैं और ये लैंड होता है। ये सब आपको अफ्रीका वगैरह में दिखता है ग्रासलैंड। यहाँ पे आपको लायन मिलता है, लायन जो होता है ना वो ग्रासलैंड में पाया जाता है, और फॉरेस्ट में आपका टाइगर पाया जाता है। ये एक इंफॉर्मेशन थी जो बता दी। तभी किंग ऑफ द जंगल बोले तो दैट इज़ टाइगर, बट अगर किंग ऑफ द ग्रासलैंड बोले तो दैट इज़ लायन। ओके, तो ये सारे यहाँ मिलते हैं। डेजर्ट आपको पता ही है, रेगिस्तान, मरुस्थल, यहाँ पे रेत होती है, बहुत गर्मी होती है। तो ये हो गया आपका टेरेस्ट्रियल का। अब अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक के भी 2 टाइप होते हैं। एक मिनट, हाँ जी, एक्वेटिक के भी 2 टाइप होते हैं, हम वो देखते हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या है, जो पानी में है। एक्वेटिक के जो 2 टाइप होते हैं, पहला होता है मरीन और दूसरा होता है फ्रेश वाटर, यानी एक समुद्री, एक ताज़े पानी का, ठीक है। समुद्री मतलब कैसे, इसके अंदर सॉल्ट होगी, नमक होगा, तभी समुद्री बोल रहे हैं, और ये ताज़ा पानी है, मीठा पानी, ताज़ा पानी, जो भी कह लें। अब फ्रेश वाटर के अंदर भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर के अंदर भी 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। एक होता है लॉटिक, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा होता है लेंटिक। ये कई एग्जाम्स में आप देखोगे ऐसे एग्जैक्टली लॉटिक और लेंटिक पूछ देते हैं। लॉटिक का मतलब होता है, एग्जाम्पल इसका दूं तो ये होता है रिवर, स्ट्रीम, नदी, झरने, तालाब, तालाब नहीं, नदी, झरने, ये सारे हो गए लॉटिक। और लेंटिक का एग्जाम्पल हो गया पॉन्ड, स्वम्प। अभी क्या इसमें क्या अंतर है लॉटिक लेंटिक, ये भी बता दे। लेंटिक का मतलब होता है स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पे ठहरा हुआ पानी हो। जिस भी इकोसिस्टम में ठहरा हुआ पानी होता है उसको हम लोग लेंटिक बोलते हैं। जैसे कि तालाब वगैरह, इसमें ठहरा पानी है, बहाव नहीं है, एक जगह पानी है वहीं रुका हुआ, कहीं से मिल नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। और जो हम लोग कीचड़ दलदल बनाते हैं या फिर आर्टिफिशियली, ये सारे लेंटिक है। जबकि लॉटिक का मतलब होता है रनिंग वाटर, यानी कि पानी में बहाव है, पानी बह रहा है, रुका हुआ नहीं है। जैसे कि नदी, झरने, इन सब पे पानी रुका हुआ नहीं होता। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, लेंटिक और लॉटिक। और आर्टिफिशियल का मतलब हुआ मैन मेड, जो हम बनाते हैं। आर्टिफिशियल का कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग, दिमाग में सोचिए, अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को। एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल जो आप सबको आना चाहिए जो कि आर्टिफिशियल है, वो ये है कि हम जो प्लांटेशन करते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया एग्रीकल्चर। जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, प्लांट उगाते हैं, वो क्या नेचुरल होता है? नहीं, हम जंगल काट देते हैं, उसको काटने के बाद जो हमें ज़मीन मिलती है उस पर हम उगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं था ना, हमने नेचुरल ख़त्म कर दिया। उसके अलावा एक्वेरियम, अब सबके घर में एक्वेरियम, कहीं ना कहीं घर में, बाहर दोस्त के पास कहीं ना कहीं देखा ही होगा। वो क्या होता है, एक नदी जैसा, छोटा सा नदी जैसा कुछ बना देते हैं,
जिसमें मछलियाँ होती हैं, कुछ लोग क्रैब्स रखते हैं, कुछ रखते हैं, बट वो नेचुरल तो नहीं है। उसके अलावा ज़ू जाते हैं हम लोग मज़े से मज़े करने के लिए। अब बिहार की बात करें तो पटना ज़ू गए होंगे आप लोग, संजय गांधी जैविक उद्यान। वो क्या है, नेचुरल तो था नहीं ना, हमने बनाया है। वहाँ इतने अच्छे अच्छे जानवर होते हैं, ये होते हैं, और घूमने को भी मिल जाता है, घूमने घुमाने को, सब चीज़ के लिए हर चीज़ के लिए ये अच्छा है। ज़ू, एक्वेरियम, एग्रीकल्चर, तो आर्टिफिशियल देख लिया हमने। ये हो गए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इसी चीज़ को मैंने नीचे कवर किया। ये देखो, आपको ये दिख रहा है, ये पिक्चर देखो ध्यान से, ये आपको दिख रहा है किस तरह से सुंदर जंगल है, यहाँ पे झरने आपको दिख रहे हैं, जंगल झरने दिख रहे हैं, यहाँ पे ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये टेरेस्ट्रियल है। तो यही चीज़ है। नेचुरल आपने देख लिया और हमने मैन मेड, ह्यूमन मेड देख लिया। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक की बात की थी, मैंने आप लोगों को बताया था। अभी देखो, जब हम लोग बायोटिक एबायोटिक की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब अब हम लोग थोड़ा बायोटिक के ऊपर जा रहे हैं, बायोटिक को डिटेल में देख रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए बायोटिक के कंपोनेंट। तो चलो इसको डिटेल में देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जिस तरह से ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में रहता है उनको डिफाइन किया गया है 3 पार्ट में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ठीक है, प्रोड्यूसर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता की अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो नहीं है एनसीईआरटी में वो भी मैं आपको आज बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी, कोई चिंता करने की, मोर देन इनफ कर दूंगी आप लोगों के लिए। ये जो उपभोक्ता होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, अरे 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 मुझे माफ़ कर दे, उपभोक्ता नहीं होता, उपभोक्ता इज़ कंज्यूमर। हाँ जी, उपभोक्ता ये भोक्ता है, कोई भी चीज़ जो उसको मिलती है उसको खाता है। जो प्रोड्यूसर होता है उसको निर्माता बोलते हैं। ठीक है, ये निर्माण करता है, निर्माता। ठीक है, तो जब हम लोग निर्माता की बात करते हैं, प्रोड्यूसर की बात करते हैं, तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनका काम होता है किसी तरह का निर्माण करना। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, ये आ जाते हैं आपके निर्माता में। जैसे ग्रीन प्लांट क्यों आते हैं निर्माता में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, जो हमने फोटोसिंथेसिस देखा था, प्रकाश संश्लेषण देखा था, तो इसी प्रकाश संश्लेषण में हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण जब हम देख रहे थे तो हमें पता चला फोटोसिंथेसिस नाम की कोई चीज़ करते हैं प्लांट, जिससे वो खाना बनाते खुद का। और कंज्यूमर हो गए उपभोक्ता, यानी कि जो प्लांट ने खाना बनाया है इसको ये खा लेगा। ओके, ये इसको कंज्यूम कर लेगा, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली का क्या मतलब हुआ। या तो सीधे प्लांट को खाएंगे या फिर एक ऐसे एनिमल को खाएंगे जो प्लांट को खा रहा है, बट अल्टीमेटली खा तो सारे प्लांट को रहे हैं ना, तो इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी बोलते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल है कंज्यूमर्स के, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, पैरासाइट्स। ठीक है, हर्बीवोर का मतलब यहाँ पे मैंने मेंशन किया शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। देखो, शाकाहारी हो गए हर्बीवोर, मांसाहारी हो गए कार्निवोर, और सर्वाहारी मतलब दोनों खाते हैं, ओमनिवोर्स। फिर बारी आती है डीकम्पोजर्स की। अभी डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को खाते हैं और फिर उनको डीकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, डेड जो भी चीज़ें हैं उसको, डेड और डिकेइंग उसको, और फिर उससे एनर्जी ले लेते हैं। जब ये लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोलें तो कोई चीज़ ऑर्गेनिक थी, कॉम्प्लेक्स थी, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म मान लो मर जाता है, ठीक है, वो है था तो कॉम्प्लेक्स, बट उसके ऊपर जब ये डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं तो एक्ट करने के बाद उसको तोड़ देते हैं, उसकी बॉडी को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ों से बना है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह चीज़ों से, उसको सिंपल ऑर्गेनिक चीज़ों में तोड़ देते हैं, जो कि सॉइल में चला जाता है और फिर सॉइल उसको बाद में यूज़ कर लेता है, क्योंकि यही न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। हमने न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ी थी। उसके अलावा एक आध और भी टर्म है जो कभी कभी आ जाते हैं कंज्यूमर के अंदर, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर में, एग्ज़ाम्स में दिख जाते हैं, किसी बड़े बड़े एग्ज़ाम में, तो अब मैं नहीं चाहती आप लोगों के लिए वो मिस हो जाए। एक होता है फैगोट्रोप्स। देखो, जब भी किसी में ट्रोप होना यानी कि खाते हैं, तब उससे रिलेटेड है कि वो किसी चीज़ को खा रहे हैं, इसीलिए ऑस्मोट्रोप्स। उसके अलावा डिकम्पोजर हमने बात कर ही ली, सैप्रोट्रॉप ही कहते हैं, डिकम्पोजर का दूसरा नाम सैप्रोट्रॉप्स भी होता है, सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो कहीं पे भी सैप्रोट्रॉप या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ऑटोट्रॉप भी कहते हैं, खुद से खा रहे हैं। ऑटोट्रॉप का मतलब खुद, स्वयं से। और कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉप कहते हैं, यानी कि खुद से नहीं खा रहे हैं, किसी और का बना हुआ खाना या किसी और को खा रहे हैं।
वैसे ही ये ट्रॉप्स करके हैं। मैं कुछ आपको कंज्यूमर्स के एग्जांपल दे रही हूँ, जिसमें फैगोट्रॉप हो गया, ऑस्मोट्रॉप हो गया, उसके अलावा सैप्रोट्रॉप तो कर ही ली हमने बात। चलो फैगोट्रॉप, ऑस्मोट्रॉप बता देती हूँ। एक और है मिथेनोट्रॉप। ये सारे कुछ न्यूज़ में भी थे, तो आपका न्यूज़ भी कवर हो जाएगा। फैगोट्रॉप का क्या मतलब होता है? फैगोट्रॉप का वो मतलब होता है जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिजम्स पे, जो कि टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं और फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे। ये ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। ये हो गए फैगोट्रॉप। ऑस्मोट्रॉप का ये मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड फीड करते हैं। यानी क्या मतलब है? आपने ऑस्मोसिस पढ़ा था ना, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी ऑस्मोसिस, मैंने कहा था ऑस्मोसिस एक तरीका होता है थ्रू ऑस्मोसिस। मैंने आप लोग को कहा था कि ऑस्मोसिस एक तरीका होता है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो पानी अपटेक करता है, लिक्विड अपटेक करता है। तो वैसे ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो कभी कभी डिजॉल्व लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म ये लिक्विड डिजॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड खाते हैं उनको हम लोग ऑस्मोट्रॉप कहते हैं। तो ऑस्मो से आप ऑस्मोसिस सोच सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मिथेनोट्रॉप्स ऐसे होते हैं, इनके तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मीथेन पे फीड करते हैं, जो कि मीथेन पे फीड करते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं मिथेनोट्रॉप का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। अभी के और ज़माने में जब मीथेन, जिसको CH4 बोलते हैं, ये अभी इमिट हो रहा है एज अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस की तरह है ये, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। ऐसे गैसेस को हम ग्रीन हाउस कहते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर मिथेनोट्रॉप्स को यूज़ कर लिया जाए तो वो मीथेन, कुछ ना कुछ मीथेन कंज्यूम कर लेंगे और ग्लोबल वार्मिंग का लेवल जो है वो रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो ये एक नेचुरल पॉसिबिलिटी है जिससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे नाम, क्योंकि ये मैंने न्यूज़ में देखा था, पढ़ा था, आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गई हूँ। चलो, तो इससे हमने टाइप्स ऑफ ये देख लिया। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे फूड चेन एंड फूड वेव। आपने ऑर्गेनिज्म देख लिया, अलग अलग, आपको कंज्यूमर पता चल गया, प्रोड्यूसर पता चल गया, ये सारे नाम जानने ज़रूरी थे। अब देखो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को के ऊपर डिपेंड होते हैं ट्रॉफिक लेवल पे। अब ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, अब जरा हम ये देखेंगे। ट्रॉफिक लेवल को हिंदी में पोषी स्तर भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल के अंदर हम लोग ये उपभोक्ता और उत्पादक वगैरह की चीज़ें देखेंगे, क्या होता है, आहार श्रृंखला क्या होती है और जाल क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्या है। देखो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर मतलब निर्भर होते हैं, ठीक है, अलग अलग बायोटिक लेवल पे। बायोटिक अब आप जान चुके हैं, वो होता है फूड चेन बना देते हैं, क्योंकि एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, तीसरा इसको खा रहा है, तो एक चेन है। चेन इसलिए है क्योंकि ये चेन कैसे बनती है, एक के बाद एक कड़ी एक कड़ी एक कड़ी जुड़ी हुई होती है। तो हर स्टेप पे, हर लेवल पे फूड चेन के, जब भी हम फूड चेन की बात करेंगे, आहार श्रृंखला की बात करेंगे, तो एक लेवल होगा कि हाँ इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। तो ये जो इसने बोल रहे हैं वो लेवल है। इसी लेवल को ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। ये देखो यही पोषी स्तर, क्योंकि यहाँ पे खाने का कुछ कनेक्शन है, इसीलिए इसको पोषी स्तर बोलते हैं। तब हम लोग पता कर पाते कि कौन किसको खा रहा है। तो पहला ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा होता है ऑटोट्रॉप, यानी कि प्रोड्यूसर, यानी कि पहला ऑर्गेनिज्म जो बनाता है खाना, वो हमेशा पहले लेवल पे होगा। कैसे पहले लेवल पे होगा? क्योंकि यही जो है वो बाकियों के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्टली सोर्स है फूड का। अभी हमने बात की, एक प्लांट है, उसको मान लो एक कीड़े ने खा लिया, किसी इंसेक्ट ने खाया, कुछ खाया, तो क्या था, पहला लेवल हमेशा प्लांट से स्टार्ट होगा, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा ऑटोट्रॉप या प्रोड्यूसर आएंगे। ये पहले लेवल पे एक और रीज़न से आएंगे, क्योंकि यही होते हैं जो सूर्य की जो रोशनी है उसको यूज़ करके खाना बना देते हैं, जो कि बाद में हेटेरोट्रॉप और कंज्यूमर यूज़ करते हैं। और सूर्य की रोशनी सिर्फ इनको यूज़ करने की ताकत है, इसी वजह से ये पहले लेवल पर आते हैं। ओके, उसके बाद हर्बीवोर वगैरह जो आते हैं उनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर इसलिए कहते हैं क्योंकि कंज्यूमर के भी टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी इसलिए क्योंकि हर्बीवोर जो है सबसे पहले प्लांट को खा रहे हैं, ये प्लांट को खा रहे हैं, ये नहीं कि प्लांट को खाने वाले इंसान को खा रहे हैं, वो डायरेक्टली प्लांट को ही खा रहे हैं। हाँ, तो हमने ये देख लिया। अब देखो, पहले पता चल गया प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो वो है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे? वो होंगे जो इनके बाद आते हैं, जैसे कि छोटे छोटे कार्निवोर, क्योंकि इनको पता है कि अब ये खुद से तो नहीं ले पाएंगे प्लांट से खाना। ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे
ये खुद से तो खाना नहीं ले पाएंगे, तो ये क्या करेंगे कि प्लांट नहीं खाते, ये प्लांट खाने वाले ऑर्गेनिज्म को खाते, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और थर्ड जो होता है वो होते हैं लार्ज कार्निवोर्स, ये टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं। यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ऐसे देखो, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो जब हम इसकी ट्रॉफिक लेवल की बात करेंगे तो पहले पर आ जाएगा आपका प्रोड्यूसर, मैं पी से लिख देती हूँ, पी फॉर प्रोड्यूसर। सेकेंड वाले पे आप आ जाएगा स्मॉल कार्निवोर्स, इसको ऐसे लिख रही हूँ। थर्ड वाले पे आपके आ जाएगा लार्ज कार्निवोर, ठीक है, जो कि टर्शरी कंज्यूमर है। ये आपके थर्ड पे आ जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है आपके थर्ड पे आ जाएंगे, नहीं, पहले पे आपके प्राइम ये आएंगे। वेट अ मिनट, हाँ अच्छे से लिख देती हूँ, आप लोग और इजी हो जाएगा। चलो, फर्स्ट वाला जो ट्रॉफिक लेवल है उस पे आपके आ जाएंगे प्रोड्यूसर्स, पी फॉर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सेकेंड पे आपके आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, पीसी। थर्ड पे आ जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ और आखिरी पे आ जाएंगे टर्शरी कंज्यूमर। और ये जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं ये कौन होते हैं? ये होते हैं आपके लार्ज कार्निवोर, जैसे कि टाइगर, लायन, इनफैक्ट ह्यूमंस, हम लोग सारे टर्शरी कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम लोग सबसे ऊपर लेवल पे हैं और हम लोग बहुत लेवल पे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स को खा सकते हैं, बहुत लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होता है। आप देखो ये जो इंटरेक्शन है हर ऑर्गेनिज्म के बीच में, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जा क्या रहा है यहाँ, किस चीज़ का फ्लो हो रहा है? अगर इतने लेवल्स हमने बनाए हैं तो किसी चीज़ का फ्लो हो रहा होगा ना, तो यहाँ एनर्जी का फ्लो हो रहा था। तो ये प्रोड्यूसर था, इसने सनलाइट से वो एनर्जी ली थी और ये एनर्जी खाने के फॉर्म में फिक्स कर दी थी, ठीक है। यही खाना जो है, जैसे कि एग्जाम्पल इसका प्लांट है ना, यही खाना जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, 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 यानी एक्चुअली फ्लो एनर्जी का हो रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ऑटोट्रॉप्स का क्या काम था? यही जो मैंने आपको बताया, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया था कि सनलाइट से एनर्जी ली, इसको फिक्स कर दिया एक खाने के फॉर्म में। कुछ एनर्जी जो है ना वो लॉस्ट हो जाता है इन्वायरमेंट में, जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म एनर्जी जाता है, ठीक है। तभी आपने एक चीज़ सुनी होगी कि एनर्जी जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म जाता है और कुछ जो है वो लॉस्ट हो जाता है इन्वायरमेंट में, और ये जो है बाद में लूज़ कर देते हैं। अब देखो ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कितना एनर्जी सनलाइट का यूज़, सोचो सनलाइट में इतनी एनर्जी है कि ग्रीन प्लांट सिर्फ 1% एनर्जी को लेकर के फिक्स करके उसको फूड में चेंज कर देता है। लिटरली 1% इज़ इनफ, 1% ही इनफ है, ठीक है। तो आपको एक और बात बता दूं कि जब ग्रीन प्लांट को खाता है ना कोई कंज्यूमर, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है एज अ हीट, ठीक है। बाकी डाइजेशन में लॉस हो जाता है, बाकी दूसरे के काम करने में यूज़ हो जाता है, बाकी ग्रोथ रिप्रोडक्शन में यूज़ हो जाता है। यानी कि जो प्लांट सनलाइट से हमने एनर्जी ली थी उसका देखो कितना यूज़ है हमारे लिए, उस ग्रीन प्लांट ने उसको हमारे लिए फिक्स कर दिया और हम कितना यूज़ कर रहे हैं। देखो एक और चीज़ एनसीईआरटी में दी है कि ऑन एन एवरेज 10% जो खाना खाया जाता है वो टर्न हो जाता है इनटू इट्स ओन बॉडी मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। यानी एक लेवल से दूसरे लेवल, यानी कि सिंपल बात में, अगर सिंपल भाषा में आप लोगों के लिए कहूँ तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब जाता है ऑर्गेनिज्म तो 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। इस 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्म का एक लॉ है जिसको लिंडमैन्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंडमैन्स लॉ। और ये एग्ज़ाम में आते हैं, ये नाम के साथ ही आता है कि 10% एनर्जी लॉ क्या है क्या नहीं है, इसी को लिंडमैन्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। लिंडमैन्स लॉ बोला जाता है इसको, ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इसलिए क्योंकि कुछ एग्जाम्स में मैंने ये देखा है लिंडमैन्स लॉ। तो इससे आपको क्या याद रखना है, कितना परसेंट एनर्जी आ रहा है? 10% ही, बाकी सारा यूज़ हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है। ये चीज़ आपको बता दी मैंने। लिंडमैन की स्पेलिंग एक बार आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लिंडमैन की स्पेलिंग थी LINDEMAN मोस्ट प्रॉबेबली, लिंडमैन्स। तो एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ये इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। और 90% जो है वो लॉस हो जाता है, 90% लॉस, 10% ट्रांसफ़र, यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस पॉइंट पे। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो अलग अलग चीज़ है, कुछ चीज़ जो इसमें नहीं मेंशन है। फूड वेब, फूड चेन बताने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये जो अभी हम लोग अलग अलग ट्रॉफिक लेवल देख रहे थे ना, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल चेंजेस हो रही हैं, किसमें रिलेशनशिप चेक करते हैं। ग्राफिकल लेवल रिप्रेजेंटेशन किसका, रिलेशनशिप का, किस चीज़ का रिलेशनशिप का, तो बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स। इसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसकी आपको पिक्चर अब भी दिखाती हूँ मैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, ये देखो यहाँ मैंने सबसे पहले दिखाया ना आपको, ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये इकोलॉजिकल पिरामिड है, ट्रॉफिक लेवल्स को पिरामिड के फॉर्म में दिखाया है। अब आपके लिए क्या काम का है, यहाँ पे एग्जाम में क्या होता है ना, ये देखो ये देख रहे हो, ये भी एक पिरामिड के फॉर्म में। यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी दिख रही है आपको, कैसे इकोसिस्टम में सनलाइट, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, यही चीज़ जो है इसको ही हम लोग फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक, लिंडमैन लॉ के हिसाब से 10% ही फ्लो हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। ठीक, अब मैं क्या कह रही थी, हाँ इकोलॉजिकल पिरामिड बता रही थी। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं कि कितने, कुछ कैटेगरी हैं पिरामिड के, 3 कैटेगरी हैं और इन तीनों में से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं थोड़ा आपको बता दूं, एक है पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक, और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब ये क्या है और इसमें क्या याद रखना है ये बताती हूँ। सब कुछ आपको नहीं याद रखना, इतना ज़रूरी नहीं है डेप्थ में जाना, बट इससे क्वेश्चन क्या आएगा ये मैं बता सकते हैं आपको। देखो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, जब नंबर के फॉर्म में आप बताते हो कि कितना मूव अप किया है, डाउन किया। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या बताता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल में कितना बायोमास गया है। बायोमास का मतलब होता है ड्राई वेट, ठीक है, ड्राई वेट होता है बायोमास का मतलब। और एनर्जी का मतलब हुआ कि कितनी एनर्जी गई है एक लेवल से दूसरे लेवल में। आपके लिए क्या याद रखना, आपको यहाँ ये याद रखना है कि इसका क्या शेप है। ओके, जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होती है ना, वो हमेशा अपवर्ड होती है। दिस इज़ योर काम का चीज़, अपवर्ड ऑलवेज, यानी ये पिरामिड हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी, अपवर्ड्स रहेगी। एक और चीज़, जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो यूजुअली इन्वर्टेड होता है, नीचे की तरफ होता है, इन्वर्टेड, ठीक है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो ऑलवेज अपराइट होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और पिरामिड ऑफ बायोमास यूजुअली इन्वर्टेड होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम्स में आ जाता है। ओके, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे फूड वेब की। फूड वेब होता क्या है, तो फूड वेब का मतलब है चेन ऑफ ईटिंग एंड गेटिंग ईटन। सिंपल सी बात, खाना या फिर खुद खाना बन जाना, यही फूड चेन होता है। और अगर ये फूड चेन स्ट्रेट लाइन में है तो वो तो फूड चेन कहलाएगा। लेकिन जब ढेर सारे फूड चेन आपस में लिंक हो जाएं तो उसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं। अब भी पिक्चर दिखाती हूँ आपको, सब क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये फूड चेन है, ये देख रहे हो कितना सिंपल है। स्टार्ट करते हैं ग्रास से, घास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को बर्ड ने खाया, बर्ड को स्नेक ने खाया, स्नेक ने आउल को खाया, आउल ने किसी मशरूम को खाया, मशरूम जो है वो उसने बाद में हेल्प करी, तो ग्रास में प्रोडक्शन हुआ। ये फूड चेन है, देख लो कितना सिंपल है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। फूड वेब की बात करें तो ये ढेर सारे फूड चेन मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई स्ट्रेट पैटर्न नहीं है, सिंपल नहीं है, ये इसको भी खा रहा होगा, वो उसको भी खा रहा होगा, ये इंटरमिंगलिंग है फूड चेन की। यहाँ पे कुछ सिंपल नहीं है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सन जो है वो, सनलाइट जो है उससे क्या होता है, ग्रीन प्लांट ले रही है, ग्रीन प्लांट ग्रास हॉपर ले रहा है, ग्रास हॉपर को एक स्पाइडर ने खा लिया, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है कि एक चूहे ने इस ग्रास हॉपर को खाया, और फिर स्पाइडर जो है वो श्रू के पास, मतलब इस चूहे ने इस दोनों को खाया, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो कि किस तरह से एक और ऑर्गेनिज्म है, फिर ये भी इसको खा रहा है। यानी कि ये कोई सिंपल सा सिस्टम नहीं होता, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक वेब बना होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं फूड वेब। नाम से ही पता चला, मकड़ी का जाला देखा है, सिंपल नहीं होता, एक के बाद एक दूसरी चीज़ें होती हैं। तो इसको हम लोग कह रहे हैं फूड वेब। ओके, आप समझ गए, फूड चेन, फूड वेब। अब दूसरी चीज़ जो हम लोग देखेंगे, फूड चेन, फूड वेब मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी यही एनर्जी फ्लो वाली चीज़ मैं कह रही थी, इसकी भी मैंने पिक्चर लगा दी है, आप लोग देखेंगे, ठीक है। एनर्जी फ्लो डायग्राम की हम बात कर रहे थे, तो यूनी डायरेक्शनल होता है, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, जो मैं आपको कह रही थी। तो जो एनर्जी फ्लो डायग्राम है उसमें हमें ये पता चलता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली। इसका यही मतलब है कि 10% वाली जो रूल बताई थी मैंने, कि 90% जो है वो लॉस्ट हो जाता है और 10% ही बचता है, इसीलिए हर लेवल पे एनर्जी रिड्यूस होती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, आप लोग रीड कर लेना। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताए हैं, जो भी सब चीज़ें बताई वो लिख दिया है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे
कि हर ट्रॉपिक लेवल पे केमिकल्स का भी एक्सचेंज हो रहा है अपार्ट फ्रॉम एनर्जी। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना वो डिग्रेडेड नहीं होते हैं। क्या होता है कि मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, डीडीटी जानते हैं आप लोग? डीडीटी क्या होता है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे डीडीटी क्या होता है, बट चलो ठीक है मैं बता ही देती हूँ आप लोग को। क्या होता है कि जब हम लोग इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, उसमें एक इंसेक्टिसाइड का एग्जाम्पल है डीडीटी। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम लोग इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड का तो यही यूज़ है। क्या होता है, इसको ऑर्गेनिजम्स खा लेते हैं। ठीक है, और ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाता है। जैसे मान लो इसको किसी ऑर्गेनिज्म में खा लिया, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट या किसी ने, अब दूसरा ऑर्गेनिज्म आगे वाले ट्रॉफिक लेवल पे उसको खाएगा, फिर उसके आगे वाला उसको खाएगा। एनर्जी तो लॉस हो जाती है फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल टू ट्रॉपिक लेवल, बट ये केमिकल्स नहीं लॉस होते, ये केमिकल ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल। और कई बार ये हार्मफुल केमिकल्स हम तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, यानी कि जो एपेक्स प्रेडेटर होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, या फिर आपका एग्जांपल हो गया टाइगर, लायन, ये सारे एपेक्स प्रेडेटर हैं, तो ये वहाँ तक पहुँच जाता है। तो सोचो, हमने कभी डीडीटी खाया नहीं, हमारे किसी भी फूड कंपोनेंट में नहीं था, लेकिन क्योंकि एक किसी ऑर्गेनिज्म के पास किसी ट्रॉपिक लेवल पे डीडीटी था, वो हम तक पहुंच गया। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को मैग्निफिकेशन से कैसे आप इसको याद रख सकते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या रोल होता है, किसी भी चीज़ को, छोटी चीज़ को बड़ा कर देना। वैसे ही बायोमैग्निफिकेशन में एक छोटा लेवल डीडीटी था किसी छोटे ऑर्गेनिज्म में, और वो बड़े लेवल तक पहुंच गया, यानी हम तक पहुंच गया। तो इस पूरे प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है। एनसीईआरटी ने इसके बारे में बताया है, बट एग्जैक्टली टर्म नहीं लिखी, तो मैंने आपको टर्म बता दिया। अब अगर हम लोग बात करें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को आप याद रखेंगे, ठीक है, जिसको मैंने बायोमैग्निफिकेशन लिखा है। अब जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम करने वाले हैं, दैट इज यूवी रेज से प्रोटेक्शन। यूवी रेज से प्रोटेक्शन, अभी देखो मैं समझाती हूँ क्या होता है। हमारे अर्थ में जब हम लोग ऐसे जाते हैं तो अलग अलग स्फीयर होते हैं, एटमॉस्फियर, बायोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर, वैसे करके लिथोस्फियर। एटमॉस्फियर के ही बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि लिथोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ये सारी चीज़ें होती हैं। वेट अ मिनट, ये मेरा सर्कल नहीं ड्रॉ हो पा रहा है। हाँ, तो देखो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो जैसे हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें भी अलग अलग स्फीयर होते हैं। एक होता है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है स्ट्रैटोस्फियर, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं अलग अलग स्फीयर्स होते हैं। ठीक है, अब ओजोन की अगर हम लोग बात करें तो ओजोन होता क्या है, तो ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम लोग बेसिकली देखें तो एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन इज ओजोन। एलोट्रॉप क्या होता है ये अब आप लोग देखेंगे, दिस इज अ केमिस्ट्री का पार्ट। एलोट्रॉप ज़रूर रिसर्च करें, क्योंकि आपका इससे केमिस्ट्री का टॉपिक टच हो जाएगा। एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, इसका फॉर्मूला O3 होता है। ऑक्सीजन जो गैस हम लोग यूज़ करते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है, O2 होता है। अब मैं बताती हूँ होता क्या है। जो ट्रोपोस्फियर होता है वो नीचे वाली लेयर होती है। ट्रोपोस्फियर पे भी कुछ 10% के अराउंड ओजोन प्रेजेंट होते हैं, और मेजॉरिटी जो ओजोन होता है वो 90% प्रेजेंट होता है स्ट्रैटोस्फियर पे। ठीक है, और ये जितने भी स्फीयर है ना, ये हाइट के साथ, ऑल्टीट्यूड के साथ बढ़ते हैं। ठीक, सारे स्फीयर्स आप लोग देखेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है। सारे स्फीयर देख के आएंगे आप लोग, सारे स्फीयर के बारे में, कितने किलोमीटर पे है, क्या टेम्परेचर है, क्या स्पेशल पॉइंट्स है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फिजिक्स में भी आ जाएगा आपके। तो इसी बहाने फिजिक्स और इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो प्लीज़ देख लीजिएगा आप लोग, ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। तो जब हम लोग स्ट्रैटोस्फियर की बात करते हैं तो स्ट्रैटोस्फियर पे हमारा ओजोन प्रेजेंट होता है। ये ओजोन का क्या काम होता है, जो सनलाइट होती है, सनलाइट के अंदर यूवी रेज होते हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज। ये यूवी रेज जो होती हैं वो हमारे पास आती हैं। ठीक है, क्या होता है ना, ये हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। यूवी के होते हैं UVA, UVB, दो तरह का यूवी होता है, और ये जो रेज पहुंचती हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। ये स्किन कैंसर कर सकती हैं, और भी बहुत सारी इश्यूज कर सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो इससे हमें ये ओजोन बचा रहा था स्ट्रैटोस्फियर पे। अभी हम स्ट्रैटोस्फियर के ओजोन की बात कर रहे हैं। ऊपर स्ट्रैटोस्फियर पे ओजोन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन जो ओजोन होता है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किस चीज़ में, तो इस चीज़ में कि हमें यूवी से प्रोटेक्ट करे। बट क्या होता है,
जब हायर लेवल पे जो लोअर लेवल पे ओजोन होता है, जिसको मैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कह रही हूँ, वो होता है आपका बैड ओजोन। क्या बोलते हैं इसको? बैड ओजोन। और जो ऊपर लेवल पे था उसको हम लोग कहते हैं गुड ओजोन। ठीक है, बैड ओजोन इसीलिए कहते हैं लोअर लेवल को क्योंकि ये लोअर लेवल नेचुरली प्रेजेंट नहीं था। हमने अपने किसी ना किसी तरह के इसको बोलते हैं सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर, सेकेंडरी ऑर्गेन मैटर हैं ये कैसे बनते हैं? तो ये क्या होता है ना, दो प्राइमरी मैटर्स मिलते हैं और फिर तब जाकर बनता है। तो ओजोन भी वैसा ही है। तो जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है, जिसको मैं बैड ओजोन कह रही हूँ, ये हमारे ह्यूमन की किए हुए करनी से हुआ है, ये ग्राउंड लेवल ओजोन। और ये एक पोल्यूटेंट है। क्या है? ये एक पोल्यूटेंट है। ये सही नहीं होता, ये एक पोल्यूटेंट की तरह काम करता है, पोल्यूशन के अंदर इसका रोल है। ठीक है, अब आप समझ गए। अब देखो, ये जो यूवी रेडिएशन की बात कह रहे थे, वो स्किन कैंसर करता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या हुआ ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रिज वगैरह यूज़ करने लगे। ठीक है, फ्रिज यूज़ करा हमने, किस चीज़ के लिए यूज़ किया? तो कूलिंग के लिए। वैसे ही कूलिंग इंडस्ट्री में फ्रिज हो गई, एसी हो गई, हम एक खाद केमिकल यूज़ करते हैं जिसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, तो 3 हैलोजन आपको याद रखना है, क्लोरीन, ब्रोमीन और एक और हैलोजन है, और तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं हैलोन्स। ये क्या करते हैं ना, इनके अंदर कुछ कंपाउंड्स होती हैं जिसको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि ओजोन को ख़त्म करने वाली सब्सटेंसेस। और कई बार एग्जाम में एज इट इज़ इनका नाम पूछ लेते हैं कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि ओजोन को ख़त्म करने वाली। एक एग्जाम्पल है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा है HCFC, दैट इज़ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। उसके अलावा आपका है एक मिथाइल ब्रोमाइड। ये 3 नाम तो आपको याद रखने ही हैं। और इनका क्या यूज़ है? तो ये रेफ्रिजरेशन, जो फ्रिज होती है उसमें काम करता है, HCFC भी फ्रिज के लिए, और मिथाइल ब्रोमाइड पेस्टिसाइड्स में होता है। और बहुत कम लोग होते हैं जो मिथाइल ब्रोमाइड को देखते हैं और उनको HFC और CFC याद रहता है। तो आप लोग मिथाइल ब्रोमाइड भी याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे सब्सटेंसेस हमने जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, हमारी नीड बढ़ी, तो हम लोग के फ्रिज भी बढ़े, हमारी AC की भी रिक्वायरमेंट बढ़ी। तो इससे क्या हुआ, ये इतने ज़्यादा आ गए। अब ये करते क्या हैं एक्चुअली, ये भी बता देती हूँ मैं। ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं, ये जो भी है, चलो मैं मान के चलती हूँ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये रिएक्ट कर जाएंगे आपके इस ओजोन से। ठीक है, ओजोन से रिएक्ट कर जाएंगे, ये जो CFC है, HCFC है। ठीक है, ये रिएक्ट करके क्या करेंगे, ओजोन में रिएक्ट करके इसको तोड़ देंगे O2+O में। ठीक है, किस में तोड़ेंगे? O2+O, यानी कि इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज़ करवा दिया और सिंगल एक एटम ऑक्सीजन का रिलीज़ करवा दिया। इससे क्या हुआ कि हमारी जो ओजोन प्रोटेक्ट कर रहा था, हमने उसको तोड़ दिया। इस वजह से क्या हुआ, देखा गया कि अचानक से ओजोन में होल आ गया। ओजोन होल, ओजोन होल का मतलब लिटरल मत लीजिएगा कि होल का मतलब कि उसमें कोई होल आ गई है, नहीं। ये जो ओजोन की लेयर है वो थिन हो गई है, पतली हो गई है। तब क्या होता है कि हम सारे के सारे जागरूक हो जाते हैं। और 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो अग्रीमेंट करता है। इस अग्रीमेंट का नाम आपको याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है नाम इसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसमें बोला जाता है कि हम CFC को जो है वो रिड्यूस करेंगे। CFC को बैन ही कर दिया बेसिकली, कि बैन करेंगे CFC को। उसके अलावा क्या होता है, हम CFC को तो बैन करते ही हैं, उसके अलावा हम क्योटो प्रोटोकॉल आता है जिसके अंदर हम HFC को बैन करने की बात करते हैं। ठीक है, जो कि एक बेसिकली ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो इस तरह के हम कुछ चीज़ें करते हैं जिससे क्या होता है, ओजोन का लेवल जो है उसको हम बाद में ठीक करने की कोशिश करते हैं विद दीज प्रोटोकॉल्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने देख लिया, जिसमें हमें फेज आउट करना है। ठीक है, और जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है फिर क्योटो प्रोटोकॉल आता है। वेट अ मिनट, ये क्योटो नहीं, किगाली अमेंडमेंट है। एक मिनट, हाँ जी, ये किगाली अमेंडमेंट है। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे अमेंडमेंट याद करने पड़ेंगे, नहीं, बस ये नाम याद रखें कि किगाली अगर आ जाए एग्ज़ाम में, या मॉन्ट्रियल आ जाए, या फिर वियना कन्वेंशन आ जाए, ये सारी चीज़ें अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो ये सारे के सारे ओजोन से रिलेटेड है। मैं बस इस नाम से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ ताकि एग्ज़ाम में आप लोग पहचान सकें। ठीक है, और ये आ जाता है, ये इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
ठीक है। तो इस तरह से ये सारे अमेंडमेंट होते हैं और इनको हटाने की बात की जाती है। एक आध और एक्स्ट्रा चीज़ें ओजोन के बारे में बता देती हूँ। ओजोन को जो हम लोग मेजर करते हैं ना, तो जो यूनिट में मेजर करते हैं उस यूनिट का नाम है डॉप्सन यूनिट। तो ओजोन का मेन जो हमें लेवल देखना है वो डॉप्सन यूनिट में देखना है, और एवरेज कितना होना चाहिए, तो 300 डॉप्सन यूनिट तक ओजोन सही माना जाता है। और जब भी 220 डॉप्सन यूनिट के नीचे गिर जाए ओजोन का लेवल, तो यानी कि अब ओजोन जो है लेवल डिप्लीट हो रहा है। तो ये चीज़ कुछ आप लोगों के काम की हो जाएगी, DOBSON डॉप्सन यूनिट। तो इस तरह से हमने पूरा ओजोन देख लिया। ओजोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ओजोन लेयर ने हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है, इसलिए ये सारी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी मैंने। नेक्स्ट बात आती है गार्बेज की। देखो गार्बेज क्या है, हम जो भी मटेरियल थ्रो कर देते हैं वो गार्बेज हो जाता है। पर गार्बेज भी दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बायो लगा हुआ है, यानी कि बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकता है, ये ख़त्म हो सकता है, इसको नेचर ख़त्म करने के केपेबल है, हमें मेहनत उतनी करने की ज़रूरत नहीं है, बायोलॉजिकली हो जाएगा। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचर नहीं ब्रेक कर सकता है, नेचर उसको ब्रेक करने के केपेबल नहीं है। वह उसका एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक। प्लास्टिक हम इतना यूज़ करते हैं, और ये अगर आप इसको कहीं छोड़ दोगे ज़मीन में तो ये कभी भी डिग्रेड नहीं करेगा। वही अगर आप कुल्हड़ में चाय पीते हो, इस पर हम आगे बात करेंगे, कुल्हड़ में चाय पीते हो, वो मिट्टी का होता है, तो जब आप उसको तोड़ के कहीं फेंक दोगे तो वो मिट्टी में समा जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दी है। ठीक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया है। तो इस पे आप लोग थोड़ा सा रीड कर लेंगे, साइंस एंड टेक में आपके काम आ जाएगा। ओके, इसको रीड कर लीजिएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक इंडिया ने बैन कर दिया है। कुछ हैं जिसमें कुछ माइक्रोन तक आपका अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है, तो वो कुछ निटी ग्रिटीज़ हैं जो आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा हमने ये देख लिया, इससे हमें पूरा समझ में आ गया गार्बेज का। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कुल्हड़ वाली बात जो कह रहे थे, इट इज़ एन एक्सीलेंट ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक कप्स। इसके अलावा जब भी आप सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो अपने साथ खुद का जूट का बैग या फिर कुछ कैरी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी, तो दैट वी कैन डू। इससे एक और चीज़ मुझे याद आई, हमारे गवर्नमेंट ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसका नाम है लाइफ इनिशिएटिव। ये COP26 में, ये COP क्या होता है, ये एक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे इन्वायरमेंट को लेकर मीटिंग्स करती है। आप बस इतना ही याद रखो, मीटिंग्स करती हैं। इसी के एक मीटिंग है, COP नाम का मीटिंग था, COP26 ग्लासगो में हुआ था। यहाँ पे हम लोग गए थे और हमने लाइफ करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसका मतलब था लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसी लाइफस्टाइल जियो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। उसी के अंदर ये एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं कि कभी भी सब्ज़ी लेने जाओ तो जूट का बैग लेकर जा सकते हो, तो दैट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। ओके, तो यही सारी चीज़ें थी हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, बहुत सारा चीज़ हमने कवर किया है। एंड वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं चाहती हूँ आप लोगों को जो इसमें नहीं कवर्ड है वो बता दूँ। कुछ टर्म्स जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आप जान सकते हो। जैसे बायो मैग्निफिकेशन देखा था, वैसे एक और टर्म है जिसका नाम है बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जब पोल्यूटेंट, ठीक है, पोल्यूटेंट ग्रेजुअली जो है वो बिल्डअप हो जाए, बायो एक्यूमुलेशन। और ये चीज़ जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जो DDT वाली चीज़ हमने देखी थी, यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है पोल्यूटेंट का। ठीक है, किस में बिल्डअप हो रहा है, तो ये ऑर्गेनिज्म में बिल्डअप हो रहा है। ठीक, ऑर्गेनिज्म में बिल्ड हो रहा है। और ये क्यों होता है, ये तब होता है, देखो ये बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में ये अंतर है कि बायो मैग्निफिकेशन में क्या है कि ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है। ये 1 टाइम था तो यहाँ पे 2 टाइम हो गया, 2 टाइम से यहाँ पे 3 टाइम हो गया, तो ये था हमारा बायो मैग्निफिकेशन। लेकिन बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है, ये तब होता है जब रेट ऑफ ब्रेक डाउन, यानी कि जो तोड़ने की इसकी रेट है, जो हम नहीं बोल रहे थे डिकम्पोजिशन, जो रेट ऑफ ब्रेक डाउन है वो स्लो हो जाए इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, यानी कि आपका एक्यूमुलेट जल्दी हो रहा है पर टूट नहीं रहा, तो ऐसे सिचुएशन में बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो ये टर्म मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, मैंने आप लोग को अलग अलग पिरामिड भी बताई। उसके अलावा एक आध चीज़ें और बता देती हूँ, जैसे कि कार्बन साइकिल।
न्यूट्रिएंट साइकिल बेसिकली, जब भी कोई इकोसिस्टम है ना उसमें न्यूट्रिएंट का यूज़ हो रहा होता है, तो अलग अलग न्यूट्रिएंट साइकिल हैं, जैसे कि कार्बन साइकिल एक एग्जांपल है, कार्बन इधर से उधर जा रहा है, साइकिल है यानी कि एक तरफ से स्टार्ट हो रहा है ख़त्म हो रहा है। उसके अलावा मीथेन साइकिल है, इकोसिस्टम का ये सारा पार्ट है। नाइट्रोजन साइकिल है, तो ये सारे, और सल्फर साइकिल, ये सारे साइकिल हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए, ओके। और ये साइकिल भी दो तरह के होते हैं, एक गैसियस होता है और एक होता है आपका सेडिमेंट्री। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को पता चल गई। और इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इकोसिस्टम हम लोग को बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। इकोसिस्टम हमारे लिए एक तरह का सर्विस देता है, तो उसको कहते हैं सर्विसेज ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। वो अलग अलग सर्विसेज हैं इकोसिस्टम की, जैसे वो हम लोगों को हेल्प करता है फूड गेन करने में, मेडिसिन्स में, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा ये चैप्टर ख़त्म होता है। 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे एक क्वेश्चन तो पिछला क्वेश्चन है पिछले क्लास से, ठीक है, जो हमने करा था। इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करें और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आंसर है, दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी, आपका भी काम हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो मैं इस चैप्टर से लेके आई हूँ कि इंटरैक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई टू फॉर्म अ लाइकन इज कॉल्ड। तो इससे ना आपको ये पता चल जाएगा कुछ तरह के इंटरैक्शंस होते हैं जो हमें पढ़ना है एग्जाम में, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअलिज्म, इसका आंसर म्यूचुअलिज्म होगा। क्या होता है, जो लाइकन नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होता है, एल्गी और फंजाई ये दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट सुना है आपने, म्यूचुअल चीज़ें सुनी, यानी कि दोनों कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे एल्गी को भी फ़ायदा हो रहा है, फंजाई को भी फ़ायदा हो रहा है, दोनों में प्लस प्लस लगा देंगे फ़ायदा। इसी को म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ये एक इंटरैक्शन है, टाइप ऑफ इंटरैक्शन, ठीक। इसमें लाइकन के बारे में इसलिए मैंने बताया क्योंकि लाइकन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइकन को पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं, यानी कि लाइकन उस एरिया में दे कैन ओनली ग्रो इन एरियाज वेयर सल्फर डाइऑक्साइड कंटेंट इज कम लो। तो एग्ज़ाम में ये आपके आ सकता है कि कोई एरिया जहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या वहाँ लाइकन उगेगा, तो आंसर होगा नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि लाइकन वहीं उग सकता है जहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो, यानी कि ये इंडिकेट करेगा कहीं पे अगर ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड हुई तो। दूसरा एक इंटरैक्शन होता है, उसको पैरासिटिज्म बोलते हैं। पैरासिटिज्म का ये मतलब होता है कि जहाँ पे एक को फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरे को नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि एक जो है उसके ऊपर पैरासाइट बना हुआ है, वो उससे यूज़ ले रहा है। यहाँ पे होस्ट और पैरासाइट रिलेशन होता है। होस्ट वो होता है जिसकी बॉडी पे पैरासाइट वर्क करता है, जैसे मलेरिया पैरासाइट। उसके अलावा दूसरा है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्पीसीज़ के में एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को ना बेनिफिट हो रहा है ना हार्म, जिसको हम 0 से मेंशन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है पायलट फिश। ये पायलट फिश हमेशा शार्क्स के साथ रहती हैं विदाउट गेटिंग अटैच्ड, एंड जो भी फूड शार्क खाता है वो उसमें से जो बच जाता है वो इसको खाती हैं। तो आपको पायलट फिश याद रखना है। कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा, एक को ना फ़ायदा, एक को नुकसान। एक और होता है जो इसमें नहीं मेंशन है, वो है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है और दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा होता है, तो उसको अमेंसलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग ढूंढ के देखेंगे। मैं बता सकती हूँ बट थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी कुछ करने को रहे तो अच्छा रहेगा, आपके ब्रेन का एक्सरसाइज होगा। तो इस तरह से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर कंप्लीट किया विच वाज आवर एनवायरनमेंट, एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। तो हमने सक्सेसफुली क्लास 10th भी कर लिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को भी। अब बस रिवाइज करें, अच्छे से करें। बायोलॉजी आपका कवर्ड होगा, एनसीईआरटी हमने सब कवर कर लिया। एंड आई होप आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद आए हों। कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक में मुझे बता सकते हो। अगर आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई तो आप बता दीजिएगा, हम उसको एड्रेस करवा देंगे। और एग्ज़ाम्स भी आपके आ रहे हैं पास। आई होप आप लोग सब काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम को परफॉर्म करें। एंड जो भी एग्ज़ाम्स आप दें, ना ही बीपीएससी, सारे एग्ज़ाम्स जो भी आप लोग देते हैं उन सब में ये काम आएगा, ये साइंस पोर्शन। एंड आई होप आप लोग सबको एस करो, बहुत अच्छे मार्क्स लाओ एंड पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलती हूँ मैं आप लोगों से।